अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। 21वीं सदी में अमेरिका की किसी भी मुल्क के सदर को गिरफ्तार करने के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर है और आज दुनिया की नजरें लातीनी अमेरिका पर जमी हुई हैं, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा और गैर मामूली ऑपरेशन किया और इस कार्रवाई के दौरान सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने आलमी सियासत को हिला कर रख दिया है। ये महज एक फौजी हमला या एक सदर की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बरसों से जारी वसाइल, ताकत और असर रसूख की जंग का नया और खतरनाक मरहला है। वेनेजुएला के वसी तेल ज़खायर और उन पर अमरीकी कंट्रोल की ख्वाहिश इस तनाज़े का मरकजी नुक्ता रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रूस, चीन और ईरान की वेनेजुएला में बढ़ती हुई मौजूदगी अमरीका के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुकी है। और यही वजह है कि मादुरो की गिरफ्तारी को सिर्फ दाखिली मामला नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई अमेरिका की बालादस्ती की वापसी है या फिर दुनिया एक नई सर्द जंग के ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार प्रोग्राम होस्ट काजी सईद साहब, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं काजी सईद साहब आपसे करना चाहूँगी। वेनेजुएला पर आपकी स्टडी बहुत वसी है, मुझे बताएं आप इस सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये एजैक्स ऑपरेशन जो किया गया था 1953 में और वो जो एजेंसीज थी ये उससे कुछ सिमिलैरिटी रखता है अभी जो वेनेजुएला में हुआ है? हाँ, ये नोरिगा का जो खिलाफ जो पनामा में था ये उससे सिमिलैरिटी यकीनन रखता है, मगर ये एक ख़ास केस है। इसको मैं शुरू ऐसे करता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक लीडर था, उसने एक बड़ी पते की बात की थी, दोज़ हू मेक अ रेवोल्यूशन हाफ अवे दे डिग देयर ओन ग्रेव्स। अब ये सारी कहानी हुई शुरू सेंचुरी के एंड में, और इसका लीडर बुनियादी तौर पर ह्यूगो चेवेज़ था, और उन्होंने उस वक्त PDVSA को नेशनलाइज करके तो बहुत बड़ी इस्लाहात की, बल्कि आपको हैरत होगी कि 2.4 मिलियन घर बना के फर्निश्ड उन्होंने तकसीम किए, जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह थी। मगर जब ये आया और ह्यूगो चेवेज़ को बदकिस्मती से कैंसर हो गया कूले का, और वो क्यूबा में जो है इस दुनिया से गया, उसके बाद निकोलस मादुरो ने दोनों तरफ खेला। देखें, बात ये है, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, अगर हम सोवियत रेवोल्यूशन की बात करें तो वो उसको आखिरी मंजिल तक लेके गए थे, या फिर दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिंडिकेट है उसकी नौकरी करके बैठे रहे। तो ये जो दरमियान, ये भुट्टो का भी यही केस था, इनकलाब आएगा और जब जिस वक्त पावर में आए तो इनकलाब कहीं और हो गया, वही जागीरदार, वही सरमायादार, वही आके बैठ गए, और देन यू सी व्हाट हैपेंड विद भुट्टो। तो ये क्लासिकल केस, ये अनफिनिश्ड इनकलाब था जो वेनेजुएला का, ये उसका उस शाखसाना था, ये वीकनेस की इसकी उसने जिंदा रखा उन लोगों को, उस तबके को जिसके खिलाफ ह्यूगो चेवेज़ ने इनकलाब किया था, और उसने भी पूरा नहीं किया था, मगर शायद वो पूरा कर जाता अगर जिंदा रहता। अब क्या है, अब वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी आ गई है, फिलहाल वक्ती तौर पर उसने टेक ओवर कर लिया है। अमेरिका ये कह रहा है जी हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। ज़ाहिर है नज़र उसकी तेल पे है, जो वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ज़ख़ीरे हैं। ख़तरा ये है कि फ़ौज किस तरफ देखेगी, क्या फ़ौज का कोई वो एक ओवर कर लेगी? वहाँ पे रवायती लेफ़्ट की हार्ड कोर पार्टी है जिस पे बहुत ज़्यादा जबर किया था इसने निकोलस मादुरो ने, और एक टिकट पे 2 केस शो चला रहा था, सोशलिज्म भी कर रहा था, इंटरनेशनल सरमायादारी के दरमियान ही पिस कर रह गया। तो ये हमने पहले भी तारीख में देखा है कि जो जिस तरह से ये एक टिकट पे 2 शो खेलने वालों के साथ यही होता है। अगर वो अंदर या तो ना करता या तो ये शुरू ही ना करते, क्योंकि दुनिया में 2 ही निज़ाम है, भले एक बहुत पीछे चला गया और एक आजकल ज़रा सामने नज़र आ रहा है, मगर शदीद बुरान में है। रही अमेरिका की बात, अमेरिका ने ये क्यों किया, मैं आखिरी बात करके, अमेरिका के अंदर उसकी रूलिंग एलीट में खौफनाक ये तासुर है कि उनकी जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है, ज़ायल हो रही है, और 2 पावर्स इमर्ज करके आ रही हैं। बट ये लैटिन अमेरिका में ये बहुत बड़ा अभी खतरे की घंटी है, वहाँ सिविल वार हो सकती है। याद रहे कि लाखों की तादाद में कलाशनिकोव इंपोर्ट करके अपनी पार्टी के लोगों को ह्यूगो चेवेज़ ने दी थी, वो असला वहाँ मौजूद है। अमेरिका ने अगर दोबारा ये गलती की जो उसने अफगानिस्तान में की थी या इराक में की थी, तो ये पूरा रीजन जो है इट में रिसीड इनटू ये एक बहुत बड़ी अबतरी में चला जाएगा। जी, और कुछ इसी तरह की सिचुएशन वेनेजुएला के पास कोलंबिया से भी सुनने में आ रही है। वहाँ के जो सदर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा और जिसके बाद सिविल वॉर पैदा होने का खदशा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ एजाज महमूद मलिक साहब है, उनकी राय ले लूँ। सर, मुझे बताएं, आपको लगता है कि कोई कोल्ड वॉर हो सकती है, और क्या वेनेजुएला की मदद को रशिया या चाइना पहुंच सकते हैं, ईरान भी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया। देखें, हम लोग उर्फ़ आम में जिस चीज़ को इनकलाब कहते हैं या इवन समझना शुरू कर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब इनकलाब ही हों। काजी साहब ने भुट्टो साहब की मिसाल दी। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी से खुद कितने मुखलिस हैं, आप अपने लोगों से कितने मुखलिस हैं। अगर ये दोनों चीज़ें जो है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं इनकलाब के। उसकी क्लासिक एग्जांपल आप जो है सोवियत इनकलाब की आप बात करें तो वो पूरी लीडरशिप, पूरी टीम, उनके साथ पूरा उनका जो अवाम थे वो उनके साथ थे, तो उन्होंने ज़ार्स को जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। भुट्टो साहब ने जब 60s में कोल्ड वार का टाइम था, उस वक्त सोशलिज्म एक नारा था, लोगों का एक रोमांस था, प्रोग्रेसिव लोगों का। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया इक़्तिदार के लिए, और फिर आपने देखा कि बाय द टाइम वो इक़्तिदार में पहुँचे, वो जो उनके नज़रियाती साथी थे वो सारे मातूब हुए और सज़ावार हुए, और फ्यूडल्स जो थे जिनके ख़िलाफ़ ये इनकलाब क्लेम करता था वो पार्टी में आ गए जी। फिर उसको जो है जो भी उसका अंजाम हुआ वो आपने देखा। तो ये बाज़ मुल्कों में जो लीडर्स होते हैं वो इनकलाब का नारा तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर दो कश्तियों में सवार होते हैं, तो वो इसीलिए वो उनका एजेंडा नामुकम्मल रहता है और वो अवाम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते। आपको वेनेजुएला में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में वहाँ पे अब ये टेस्ट केस है जी। सबसे पहले अगर वेनेजुएला में अमेरिकन हेजमनी जो है वो सेटल होती है तो अगला टारगेट जो है वो ईरान होगा, और अगर यहाँ पर क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ईरान, चीन और रूस का इंटरेस्ट है, और अल्टीमेटली ये रिसोर्सेज की जो है वो कंट्रोल की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को इसमें मुकम्मल कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त एक रिसीडिंग सुपर पावर है। वो अगरचे उनकी एस्पायरेशंस हैं कि वो अपने आप को मेंटेन करें, लेकिन दुनिया में डायनामिक्स जो हैं बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और अमेरिका अपनी इकॉनमी और अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसकी बुनियाद पे अमेरिका मज़ीद किसी ऐसे बड़े चैलेंज का या क्राइसिस का जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एडवेंचर्स किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, एक ही वक्त पर कई ममालिक को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन सारी जंगें एक साथ तो नहीं लड़ी जा सकती, और आप भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद किसकी बारी है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अभी वेनेजुएला का चैप्टर तो ओपन है, और साथ ही साथ वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को भी ले गए हैं। कहाँ लेकर गए हैं? बस इतना बताया गया कि ले गए, लेकिन कहाँ? आपके पास कोई खबर है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, अमरीकी फ़ौज ने हफ्ते की सुबह वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर फौजी इदाह पर हमला किया। ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। अच्छा, कार्रवाई मंशियात की स्मगलिंग और गैर मुल्की रवाबत के ऊपर, ये सारी बातें तो यहाँ तक मुझे समझ आ गई। अब इसके पैरेलल दूसरी साइड पर देख लें तो रशिया आ गया, रशिया ने उसको काबिल मज़म्मत करार दे दिया है। ईरान आ गया, ईरान ने भी कहा है कि जी बहुत ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती है। अब ईरान और वेनेजुएला हैं कौन? ये दोनों सगे भाई हैं, इनका आपस में इत्तेहाद है, दोनों अमेरिका के खिलाफ चल रही हैं। यानी वेनेजुएला पर कार्रवाई, जैसी अभी एयर वाइस मार्शल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इसके बाद ईरान के ऊपर भी फिर ये हमला होना है, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान दोनों बराबर, दोनों भाई हैं, दोनों ममालिक जो हैं। और वेनेजुएला पर हमला करने का इशारा देकर कर अमेरिका ने ये ईरान को भी कह दिया है कि तगड़े हो, जो भी मैं आ रहा हूँ। अब अगली बात ये है कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वेनेजुएला के ऊपर हमला जो किया गया है, वो तो कह रहा है ना ड्रग है, वो तो कह रहा है गैर मुल्की रवाबित है, लेकिन असल सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ कि तेल के सबसे बड़े जो ज़खायर हैं वो वेनेजुएला के पास है। अब अमेरिका दिलचस्पी रखता है उसमें, क्यों रखता है, क्या कहानी, और कब्जे का रिस्क
वो ले सकता है या नहीं ले सकता, या फिर याद करें वही अमेरिका जो स्टाइल है, सोशल मीडिया पे ट्रंप पे ट्विटर पे मैं आके एक्स पर आके मैं बात कर दूंगा, और उसके बाद पुराना मॉडल क्या था, किसी मुल्क पर मैं पाबंदियां लगा दूं, पाबंदियां लगाने के बाद मैं अपोजिशन को फंडिंग शुरू कर दूं, अपोजिशन को फंडिंग के बाद मैं वहां की फौजी क़यादत में दरार डाल दूंगा, वहां लड़ाई करा दूंगा, तो खुद ही मुल्क जो है तितर बितर हो जाएगा। और आखिरी 3 लाइनें मुनी से अगर आप गौर करें तो अमेरिका जो वेनेजुएला पर हमला है, ये मैं समझता हूं नफसियाती व सियासी जंग है। अमेरिका जो है ना, अब वो इस तरह नहीं खेल रहा कि जी बम मार दियो, जहाज उड़ा दियो, ड्रोन मार दियो। नो, अमेरिका क्या है, वो कर रहा है, बारीक गेम कर रहा है, वो लोगों में मुल्कों को लड़ा रहा है और एक खौफ का माहौल जो है वो क्रिएट कर रहा है। इस खौफ के माहौल से वो अपने मकासद जो है वो हासिल करता जा रहा है। आखिरी बात ये है कि आप जरा गौर कीजिएगा कि रशिया का तो आ गया, ये चाइना की जो अभी तक खामोशी है ना, इस वक्त जब आपका प्रोग्राम चलता है अभी तक कोई बात नहीं आई, और ये वेनेजुएला से सारा तेल जो है चाइना भी ले रहा है ना, तो चाइना की जो खामोशी है वो तूफान का पेशखेमा है, और अभी तक यूनाइटेड नेशन का हंगामी इजलास भी तलब नहीं हुआ। अच्छा। लिहाजा ये कहानी मेरी समझ से बाहर है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता कि अमेरिका ये राइट दिखा के लेफ्ट मार रहा है। नहीं, क्या है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो राइट लेफ्ट कुछ नहीं दिखा रहा, वो रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है उसका जो उसने 1953 में किया था CIA और MI6 के साथ, जिसे ऑपरेशन एजैक्स कहते हैं, और मैंने प्रोग्राम का आगाज भी वहीं से किया था। लेकिन काजी साहब, ये कहानी तेल की है मुनीज़े, तेल है बस, और कुछ नहीं है। तेल की ही कहानी थी शहजाद हुसैन भट्ट साहब। और काजी साहब, आप मुझे बताएं, आपको लगता है ये सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट है? देखें, पहली बात ये समझें कि मैं बहुत बड़े थ्योरिटिशियन के साथ बार्सिलोना में डिनर कर रहा था, और नया नया सोवियत यूनियन का निज़ाम हुआ था। तो मुझे टेड ग्रांट कहते हैं, मैंने कहा जी वाट अब क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने कहा कि अब सरमायादारी का जवाल तेज़ हो जाएगा, और मैं बड़ा हैरान था। और मैंने पूछा अच्छा तो फिर ये तहरीकें कहाँ फूटेंगी, गरीब दुनिया में या उनका फर्स्ट वर्ल्ड में? आज हम देख रहे हैं जेन जी क्या कर रही है। बुनियादी तौर पर इसको समझने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिक्री मुगालता है कि जी सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मईशत ठीक होगी। अरे भाई, कौन सी सियासत, चाइना में तो सियासत ही कोई नहीं है, मईशत ही मईशत है, उसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी कलियाँ बैठी। तो बात यह है कि एक मजबूत मईशत ही सियासत को दुरुस्त कर सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है पूरी दुनिया का? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त कोई माने ना माने, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो थैचर का था और उसका ये टूट गया, ख़त्म हो गया। क्लास कोलैबोरेशन का भी अगर आप डीपली जायज़ा लें, डेनमार्क और नॉर्वे के मुल्कों का जो कार्ल काट्स्की का मॉडल था वो भी हिल रहा है। अब सवाल मसला क्या है? अमेरिका की टोटल जो वर्क फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में है वो 4% रह गई है। ये लैरी समर जो है, उनका एक वजीर था, मैं उसकी फिक्र दे रहा हूँ, जो उन्हें फरीद ज़िक्रिया के प्रोग्राम में कही। तो अब वो जो उसकी गुमशुदा बर्तरी है वो फ़ौजों के ज़रिए तो नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बुनियाद होती है किसी तहजीब के फैलाव की, पैदावार की, जो आज चाइना में है। तो चाइना का फैलाव हम देख रहे हैं। इसमें मैं एक और भी नुक्ता बता दूं, जिस तरह भट्ट साहब ने जिक्र किया, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी थी कि 2027 में एनेक्स कर लेगा इसको ताइवान को। तो आज तो रास्ता खुल गया। बेसिकली आज एक नया उसने रास्ता खोल दिया, और चाइना 1, 2, 4, 10 मिनटों में उसको अनेक्स कर लेगा। आपको याद होगा वो कैसे वापस गया था हांगकांग, जब ये डेमोक्रेसी का ड्रामा करने की कोशिश की थी, जब लीज खत्म हुई हांगकांग की, तो एक ही टेलीफोन कॉल गई थी कि आधे घंटे में हम हांगकांग पे कब्जा कर लेंगे। वो चुप करके नीवे होकर निकल गए। यहाँ तो कब्जा कर लिया, साथ ले मुझे एक ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन काजी साहब, यहाँ मामला सिर्फ ये दो लोगों के या दो सदूर के आपसी मामले का नहीं है, ये बात बढ़ चुकी है, और ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो चुकी है, आइडियोलॉजी की हो गई है, पर्सनल इंटरेस्ट की हो गई है, और अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए हर काम करने की कोशिश करेगा अमेरिका। लेकिन आप जहां एक थियोक्रेटिक स्टेट की बात करें, मुझे एक ब्रेक पर जाना है और वापस आकर उसकी बात करनी है। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक अहम और फैसला कुन पेशरफ्त सामने आई है। पाक फ़ज़ाइया ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब फ्लाइट टेस्ट करके न सिर्फ तकनीकी खुद कफालत का अमली मुजाहरा किया है, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है।
600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत, कम बुलंदी पर परवाज और दुश्मन के जदीद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की अहलियत तैमूर वेपन सिस्टम को पाकिस्तान की रवायती दिफाई हिकमत अमली में एक मौसर और फैसला कुन इजाफा बनाती है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुनिया तेजी से ड्रोन टेक्नोलॉजी और बगैर पायलट जंगी निजामों पर काम कर रही है और खित्ते में बगैर इजाजत ड्रोन सरगर्मियों, अफगानिस्तान के अंदर इजरायली साख्ता UAV जैसे ड्रोन की मौजूदगी और सरहद पार मशकूक ऑपरेशंस ने इलाकाई सलामती पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान वाज़े रेंज, दुरुस्त हदफसाजी और मकामी टेक्नोलॉजी के जरिए अपने दिफा को मजबूत बना रहा है, तो दूसरी जानिब खित्ते में ड्रोन्स के जरिए खुफिया निगरानी और प्रॉक्सी ऑपरेशंस किस बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम की निशानदही कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगी कि एजाज मलिक साहब इस बारे में बताएं कि ये जो तैमूर वेपन सिस्टम है, इसकी अहलियत क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी रेंज क्या है? जी, आपने जैसे खुद ही बताया, ये एक बड़ा पोटेंट और एडवांस वेपन है जो हमें एक कटिंग एज एडवांटेज देगा अपने दुश्मन पर, कि जहां पर ना सिर्फ ये कि हम एयर टू ग्राउंड एक्यूरेसी से लॉन्ग रेंज टारगेट एंगेज कर सकेंगे, बल्कि अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर अगर कोई ऐसी कार्रवाई दुश्मन करने की कोशिश करे कि हमारे जो है शिपिंग को वो ब्लॉक करने की, या हमारी तरफ वो अपने सी वर्ल्ड जो डिफेंसेस हैं उनको ब्रीच करने की कोशिश करे, तो ये हमारे सिस्टम में इस नए वेपन्स के इंटीग्रेट होने से ये एक बिल्कुल एक नई डायमेंशन आ जाएगी। और इसमें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मई में एक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए, अगली जंग में होने वाले मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ये एक बड़ा जो है कारामद और बड़ा सक्सेसफुल वेपन सिस्टम इंशाल्लाह होगा। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये इसके ट्रायल्स में इसके ट्रेनिंग लॉन्चेस जो होंगी उससे जो फीडबैक मिलेगा उसकी बुनियाद पे इसको मज़ीद जो है अपग्रेड किया जाता रहेगा, और ये एक लंबा अरसा जो है वो बगैर किसी फॉरेन सोर्स पर डिपेंडेंट होने के ये इंडिपेंडेंटली इंडिजिनसली प्रोड्यूस होगा। वैसे पाकिस्तान तो जदीद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करता रहता है, आपको लगता है कि भारत के पास भी ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? देखिए, भारत एक्वायर करने के लिए वो कोशां तो रहते हैं जी, वो यूरोपियन सिस्टम्स को, इवन रशियन सिस्टम्स को वो एक्वायर करते हैं, लेकिन उनमें और हमारे जो है ना इंडक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन के जो साइकिल्स हैं उनमें टाइमलाइंस का बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारे जो जितने भी इस एयर पावर रिलेटेड सिस्टम डेवलप हुए हैं उसमें हमारे जो ऑपरेशनल लोग हैं, पायलट्स जो हैं या एयर डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, वो इसमें अपने इंजीनियरिंग के जो टीम होती है उनके साथ बड़े अच्छे इंटीग्रेटेड होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना फिर हमारे ऑपरेटर्स के लिए ईजी होता है जी। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है पाकिस्तान हर लिहाज से बेहतर है और भारत के पास सब कुछ होकर भी कुछ ना होने के मुतरादिफ है। मैं चाहती हूँ कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन पर भी बात कर ली जाए। काजी साहब, आप देखें कि वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अमरीकी ड्रोन मार गिराया है और अमरीका की सर्विलेंस अफगानिस्तान के ऊपर तो है, लेकिन ये जो ड्रोन वहाँ पर पाया गया है, अमरीका को फैसिलिटेट कौन कर रहा है अफगानिस्तान की सर्विलेंस करने में, आपको क्या लगता है? अब देखें ना, इस चूँकि ज़रा इंटीग्रेट भी कर लेते हैं सारे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल साहब या एयर मार्शल साहब ये हमें बताएंगे कि ये जो मिलिट्री कैंपेन थी इराक की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे खर्च किए, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद जब ये भागे, अल-अमान अल-हफीज़, देवर बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। इवन डॉक्टर नजीब जो है वो 2 साल तक लड़ता रहा था जब वो दरिया पार करके रशियन फोर्सेस गई थी, और बाद में वो ज़ाहिर है उसको उन्होंने मार मोड़ दिया। तो ये अब बात ये है, अब देखें ये कुछ पागल हो चुके, कहते हैं ना, मैन ऑन द ब्रिंक ऑफ अ प्रेसिपिस स्टॉप्स रीजनिंग।
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च कर रहे हैं, ये अमेरिका और ये लोग, और अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, आप पता नहीं वेनेजुएला में क्या मिलिट्री कैंपेन्स, और कौन कौन से अमेरिका के मिलिट्री के ठेकेदार इसमें से माल कमाएंगे, और उसका ब्लड एंड स्वेट जो है उसकी कीमत जो है वो वेनेजुएला के शायद अवाम को न देनी पड़ जाए, ये मेरे दिल में खौफ है। तो मैं ये कहता हूं कि ये आज का जितना क्राइसिस आपको नजर आता है वो किस चीज़ का है? ट्रिकल डाउन का। झूठ बोला था हमसे रेगन ने और उसने थैचर ने, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। आज अमेरिका की आप देखें सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा तो वही वो 4 बंदे जो उसके साथ थे उन्होंने माल कमाया। ये इलेक्शन जो जीता उसने $60 बिलियन, तो क्या नाम है, एलन मस्क ने रातों रात कमा लिया अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो और अब क्या है, अब दुनिया ये जंगों और इनकलाबात की तरफ बढ़ रही है। इनकलाबात आपको एक इंक्यूबेटर में या यूं समझे इन्फेंसी में लगते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की क्या राय है? पाकिस्तान तो यही कहता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी अफगानिस्तान में आएगी पाकिस्तान उसको मानने को तैयार है। एक बेहतर सिस्टम, पाकिस्तान रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है और वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से भी मशरूत है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ है और वो भारत को बेलिबास कर रहा है। अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो मैं नहीं समझती कि गलत है। आप मुझे बताएं कि आप कैसे देखते हैं उस आर्टिकल को जो कि ये बता रहा है कि भारत अब कोई सेक्युलर नहीं रह गया, भारत सिर्फ और सिर्फ जुल्म करता है, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि क्रिश्चियंस के ऊपर भी। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, दुनिया भर के अखबारात, रसायल, जरीदे, इवन के दी हिंदू, इंडिया के चीज़ें, ये सब उठाकर आप देख लें तो आपको नजर आ जाएगा, जो कि हम नहीं कह रहे, हम तो भारतीय मीडिया की तरह बात करते नहीं, तनकीद बराए तनकीद करते नहीं, हम तो बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव और कोड करके बात करते हैं कि पूरी दुनिया के जराइद पढ़ ले, आपको भारतीय सफारती जो है वो महात्मा बर्बाद होता नजर आ रहा है। अब जो आप बात कर रही हैं ये मोतबर सबसे बड़ा आलमी जरीदे की आप बात कर रही हैं, को आम बात नहीं कर रही कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया है तो उसमें तो उसने वाज़ेह तौर पर ये जो आपने फिक्रा फरमाया कि बेनकाब कर दिया है भारत को, बेलिबास, आपने बेलिबास फरमाया। मैं उसके रिपोर्ट में लिखा है कि उसके मुताबिक वो लिखता है कि भारत बेनकाब हो चुका है। वो लिखता है, मैं 3-4 बार मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत भारत की फाशिस्ट है। वो कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जमान है। वो कह रहा है कि बीजेपी हुकूमत अकलियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। मैं नहीं कह रहा। और आखिरी बात, वो भी कह रहा है कि 2014 में मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान रहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक में इम्तियाज का शिकार है। अब बात क्या है? बात यह है कि मोदी को समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। पहले तो मुसलमानों पर जनाब सख्त पाबंदियाँ, मुलाजमत और XYZ तशद्दुद। अब वो इस हद तक चला गया इलेक्शन के लिए कि उसने इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये स्टेज पर आके खड़ा हो गया कि मैं हिंदू हूँ और ये वतन भारत हिंदुओं का है। इसमें क्रिश्चियन की कोई इजाज़त नहीं, इसमें मुसलमानों की इजाज़त नहीं। अगर आप गौर करेंगे ना यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की, तो वो ही कह रहा है कि 2014 से में से 139 से बढ़कर अब 2024 में 834 हमले हो चुके इनके ऊपर। 2025 में नवंबर तक भारत में 706 हमले रिकॉर्ड हुए। ये भी वॉल स्ट्रीट लिख रहा है। और बात यह मनीज़े, क्रिसमस के मौके पर जिस तरह ये दंगा फसाद करके भारतीय ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, और भारतीय इंसानी हकूक की तंजीम है वो कह रही है कि क्रिसमस पर हमले मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद थे। और इससे तो यह हो गया है कि भारत ना क्रिश्चियन को पसंद कर रहा है, ना जनाब मुसलमानों को पसंद कर रहा है। वो कहता है मैं, अच्छा सिखों को भी पसंद नहीं कर रहा, सारे निकल जाओ मेरे मुल्क से, और मोदी जो है वो मिर्जा यार फिले। ये नहीं होना, ये अब महीनों की दिनों की बात बन गई है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, यानी हिंदुत्व भारत की रियासती पॉलिसी बन गया और वो जो सेक्युलर होने का दावा करते थे वो फैशिस्ट थियोक्रेटिक स्टेट बन चुके हैं। इसीलिए आज हमें कायदे आज़म का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें वो याद भी आते हैं कि इस किस्म के लोगों से, इस किस्म के नज़रिए के लोगों से हमें आज़ादी दिलवाई और आज हम अपने मुल्क में सुख का सांस ले सकते हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे क्या बानी तहरीक इंसाफ रिहाई के करीब हैं। साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत पर जाती नजर आ रही है। बानी से मुलाकातें बंद होने के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त इदारों के खिलाफ एक्स पर पोस्ट और रहनुमाओं के बयान कम होते दिखाई दे रहे हैं। लग इस तरह से रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती है, जिसमें एक अहम पेशरफ्त ये है कि KP वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं कि वो सूबाई मामलात को लेकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तैयार है और इमरान खान से बातचीत का टास्क महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। सुहेल अफरीदी ने एतराफ़ किया है कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली है। सुहेल अफरीदी के तब्दील होते हुए रवैये से बज़ाहिर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की सोच में तब्दीली आ रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शौकत साहब आपसे ही करेंगे। मुझे बताएं, क्या लग रहा है आपको, सुहेल अफरीदी साहब ख्वाहिश रखते हैं आर्मी चीफ से मिलने की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलने की, और कहीं कोई रास्ता निकालना चाहते हैं बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई करवाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि जमहूरी रवैयों और जमहूरी इदारों को मजबूत होना चाहिए। और सुहेल अफरीदी ने अगर पंजाब का भी दौरा किया है, लाहौर का, तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं हमारे, वो जो जेलों में उनकी फैमिली के साथ मिला जाए, और जो आम वर्कर हैं, जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक लाहौर के अंदर चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं इजाज़त दी जा रही, और उसका एक खौफ था, वो खौफ दूर करना था, और उसमें तो वो कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखें, ये चीज़ें तो होती रहती हैं सियासत के अंदर, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने तैयारी की थी एक सिटिंग और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ जो सलूक उन्होंने करना था, आई थिंक पंजाब की ये रिवायत नहीं रही है। पंजाब ने हमेशा सबको वेलकम किया है, पंजाब ने हमेशा इज्जत दी है, लेकिन बदकिस्मती से कि इस वक्त पंजाब की जो लीडरशिप है वो पंजाब की रिवायत की अक्कासी नहीं कर रही है। आप देखें, उस्मा बुखारी ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, पहले तो उन्होंने कहा जी अगर आना चाहते हैं की लैंग्वेज में तो मैं बाद में आती हूँ ना, लेकिन अब बानी तहरीक इंसाफ का भी एक रवैया है, एक लहजा है, एक टोन है, एक पेस है जिससे वो नीचे नहीं आते, और वो है कि रेजिस्ट करना है, सख्त बात करनी है, सामने आकर खड़े हो जाना है। लेकिन बाहर बैठे हुए लोग जो उस पोजीशन पर मौजूद है कि कोई फैसला कर सके, शायद उनको इस बात का इदराक हो गया है कि सख्ती से काम नहीं चलेगा और रिटेलिएट नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, बातचीत से मसला हल करना है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा बातचीत की बात करते हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो माहौल ही नहीं बना रही है। माहौल बनेंगे तो मुज़ाकरात होंगे ना, लेकिन जो अगर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, मुज़ाकरात करें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ही तो कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने ही तो कहा है। नहीं तो कहने से मुज़ाकरात किसने रोके हैं? उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, उन्होंने किससे रब्ता किया है? आपको याद होगा ना कि जब हमने कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने, तो हम टीवी टॉक शो में कहते रहे कि जी इमरान खान ने कमेटी बना दी है, हुकूमत मुज़ाकरात करे, तो आगे से हमें कहते थे कि जी आपने दावत किसको दी है। तो आज हम ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने किससे रब्ता किया है? कोई बैरिस्टर गौर से रब्ता किया है, अचकजई साहब से रब्ता किया है, सुहेल अफरीदी से रब्ता किया है, किससे रब्ता किया है? हवा में बात छोड़ने से तो मुज़ाकरात नहीं होते हैं। पहले आप ये बताएं ना कि मुज़ाकरात का माहौल आपने ये बनाया है कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखो, उनकी बहनें अगर मुलाकात के लिए जाए तो उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करो, फिर जो है ना आप अचकजई साहब और उनका जो है ना कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर का तैनाती रोको। ये तो कोई तरीका नहीं है, इस तरह माहौल नहीं बनता है ना, इस तरह मुज़ाकरात होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे एक अक्सरियती जमात है और सबसे लेकिन पॉपुलर चलिए, सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से भी जवाब आ गया है कि उन्होंने किसी एक्शन का रिएक्शन दिया था और उनका ऐसा इरादा नहीं था। काजी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि चीज़ें सेटल हो सकती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैठा जा सकता है और पॉलिसी बदल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, मेरी राय हो तो कुछ भी सकता है, कौन प्रिडिक्ट तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर मुझे लगता है कि अपोजिशन जो भी है और जो गवर्नमेंट है, मुझे तो दोनों रिसीविंग एंड पे लगते हैं। बात यह है कि इनिशिएटिव कहाँ पे है, कहाँ पे मसला हल होना है, वहाँ पे नहीं हल हो रहा। वो मसला अगर हम खान साहब को देखें तो वो यानी उनके जो बानी अपेक्स लीडर हैं,
उन 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 वो इस तरफ से वो हल कर सकते हैं, दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट हल कर सकती है। क्या ये किस तरह से होगा? और दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त इन प्लेस है, क्या इसके हक और मफाद में है ये मसला हल हो? क्योंकि जो उधर से जो मैं नहीं कहता कि उनकी डिमांड जो हैं वो अनकॉल्ड फॉर है या लेजिटिमेट नहीं है। वो कहते हैं जनाब वो इलेक्शनल मामला ठीक कर दो, इलेक्शनल मामला ठीक करो तो फिर इस हुकूमत का क्या करेंगे? लेकिन इस पे तो बात ही नहीं करनी ना, ये तो शराइत आ गई है हुकूमत की तरफ से भी। नहीं तो फिर बात किस बात पे करनी है? फिर मैं पूछना की हालत भी ठीक है, बुखार तो नहीं चढ़िया, ठीक हो गए हो, मतलब क्या बात करें? बात यह है कि दोनों ये सारी पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए करती हैं ना, अपने अपने अवाम को कहती हैं, वोटर्स को कहती हैं हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। तो क्या करें? अगर आपने एक जमहूरी दौर में एक इलेक्शन की क्वालिटी पे बात नहीं करनी तो फिर किस गल ते गल करिए? मतलब मुझे बताएं ना कि नहीं यार तो छड़ दो जी गल, फिर बाकी की गल करिए? नेपाल की हुकूमत गल कर लेने, वेनेजुएला की गल कर लेने। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की सियासत की बात करनी है तो ये इसके अपने बर्निंग इशूज़ हैं, उस पर अभी तो पीटीआई बात ही नहीं कर रही जो असल बातें करने वाली हैं। पीटीआई ने क्या पोजीशन ली है? इंतहाई मैं समझता हूँ गलत पोजीशन ली है पीआईए के इशू पे। या आज जो बिजली का इशू है स्पेन की क्या पोजीशन है? जो इनके मैशियत के माहिर हैं, जो आज भी वजीर है मेरे ख्याल में, इनके बात ये नहीं, बात ये है कि मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि पाकिस्तान के इस लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया में ये अवाम कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका सब्र का पैमाना कितना है। सर राना सना साहब ठीक कह रहे हैं। राना सना साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने जो कहा है, बट स्टिल आई वुड आस्क द क्वेश्चन कि हु विल बेल द कैट? आप कितने बाइख्तियार हैं? मैं कितना बाइख्तियार हैं करूं? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन निकलेगा? मैंने बता दिया आपको। या ये पाकिस्तान में यहाँ पे जो इस वक्त एक, अगर आप पॉलिटिकल साइड पे देखें और मैसेज की साइड पे देखें तो खान साहब है, इधर आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ये आगे बढ़ेंगे तो काम होगा, बाकी आके डुगडुगी बजा के मेरी तरह कहीं आते जाते हैं। साहब शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछते हैं, भट्ट साहब आपको कोई नजर आ रहा है जो बिल्ली के गले में घंटी बांध रहा है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, सबसे पहले तो ये बात है कि जो सुहेल अफरीदी की जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और तल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ का जो फिक्र है वो शाबाश है, वो खुशाइन है। CM KPK के कद और शान और शौकत के मुताबिक उसने ठीक फिक्रा कहा है। पंजाब हमेशा जो है वो आने वालों को इज्जत देता है। ये जो इख्तलाफ हुआ था इसमें सबसे पहले मैं उस मौके पर मौजूद था एक जगह पर जहां पर उनसे बार बार शेड्यूल मांगा जा रहा था कि आप पंजाब आए हैं, लाहौर में घूमे फिरेंगे, हमको सिक्योरिटी आपको देनी है। तो उस पर थोड़ा सा तनाज़ा उन्होंने कहा जी मैं नहीं किसी ने दसना, मैंने कहाँ जाना है और कहाँ से वापस आना है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को छोड़ देते हैं। उन्होंने जब कह दिया है, पॉजिटिव बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट और तल्लुकात और ज़रा एक दो स्टेप पीछे हटे तो खुशाइन है। लेकिन क्यों हटे हैं? सवाल यह है उनको मुलाकात चाहिए बानी चेयरमैन से, उनका मुज़ाकरा से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। भाई बात यह है कि अगर आप गौर करें, सेक्रेटरी इत्तलात सबसे बड़ा आदमी जो इस पार्टी का, जिसे मैं समझता हूं, उसका नाम शेख वकास अकरम, वो तो सीधा कहेगा एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म 47 मुज़ाकरात नो, मैंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। शेख वकास अकरम कहते हैं। राना सनाउल्लाह की बात पे वो कहता है, जो आप पूछ रही थी, वो कहता है गैर संजीदा गुफ्तगू थी राना सनाउल्लाह की। दो बातें। अब बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब अकेला, मेरा मतलब है KPK का जो CM है वो भी उन जैसे ही है, वो अकेला क्या करेगा? उसकी वैल्यू तो उस्मान बुज़दार जैसी है, वो नहीं कर सकता। करेगा कौन? ये जो बैठे हुए हैं आपके सामने शौकत यूसुफ जई जैसे बंदे, ये बड़े कदकाठ के बंदे जैसे फवाद चौधरी कर रहा है, मौलवी साहब कर रहे हैं, ये आकर बैठ रहे हैं। और कुछ लोग तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे, वो अपने मकसद में पूरे हैं, वो सिर्फ एक फिक्रा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली, 8 फरवरी तहरीक आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई सड़कों पर होगा और हम PTI वाले उसके साथ होंगे। नहीं होना मुनीज़े, नहीं होना। साहब मैं एक सवाल शौकत साहब से लेना चाहती हूँ, आपको लगता है शौकत यूसुफ जई साहब के कोई नए इत्तेहादियों की तलाश की जा रही है CM KP की जानिब से, और सिंध का दौरा भी कर रहे हैं CM सिंध की दावत पर, क्या खबर है? नहीं, इत्तेहादों की तो बात नहीं है। देखिए हम तो ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो जाएंगे। और निस्बतन मैं कह रहा हूँ कि जो पोलराइजेशन आपको नज़र आई है पंजाब में, वो आई थिंक सिंध के अंदर नहीं हो सकी। उसकी मेन वजह ये है कि सिंध के जो वहाँ पीपल्स पार्टी वो निस्बतन डेमोक्रेटिक है इनकी निस्बत, चूँकि मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती है कि ये कभी जमहूरियत के रास्ते से गुजरी नहीं है। शुरू से ही इनकी जो लीडरशिप है वो इसी तरीके से आई है और आज चलती गई पैसों के जोर पे, करप्शन के जोर पे और
एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे। तो यही उनका वतीरा रहा है। इनके जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं आप देखें हर जगह से। बदकिस्मती ये कि अब हमने क्या करना है, इसी में से रास्ता निकालना है ना। अब ये तो नहीं कह सकते हम कि जी ये हुकूमत है तो अब ये पहले ख़त्म हो जाए फिर बात हो जाएगी। लेकिन अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है ना तो उससे रास्ते निकलते हैं। बदकिस्मती है कि कोई मुज़ाकरात के लिए या तो इनके पास इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, या फिर ये करना नहीं चाहते। जिस तरह ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काजी सईद साहब आपका भी, और शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी। जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मुज़ाकरात होंगे तो रास्ता निकलेगा तो फिर ये जो सियासी कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, इनके लिए भी आसानी होगी और अल्टीमेटली इससे पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। जितना भी पोलराइजेशन देखने में आ रहा है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।